प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, स्वागत। मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा गुप्त साम्राज्य के। प्रिय विद्यार्थियों, आपके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक चैप्टर है, जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्तकालीन समाज, प्रशासन, राजनीति, विज्ञान, संस्कृति और गुप्तकालीन शासकों की उपलब्धियाँ। तो हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य। ये इस साम्राज्य के संदर्भ में, आपके सिलेबस के संदर्भ में जो पहला वीडियो है, तो इसमें हम प्रारंभिक जो गुप्त शासक हैं उनके समय की भारत की राजनीतिक स्थिति, गुप्तों का वर्ण या जाति, उनका उदय कहाँ हुआ, प्रारंभिक इतिहास, इनकी बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप देखते हैं कि हम जब बात करते हैं कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, और उत्तर भारत में जब हम राजनीतिक एकता की बात करते हैं, विशाल साम्राज्यों की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में बिंबिसार की उपलब्धियों से, उसकी विजयों से भारत में एक विशाल साम्राज्यवादी जो दृष्टिकोण है, मगध साम्राज्य का उत्थान की जो श्रृंखला की शुरुआत होती है, जो हम देखते हैं कि उसका उत्कर्ष हमें मौर्य काल में दिखाई देता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने उस मगध साम्राज्य को एक विस्तृत आयाम, आधार और आकार प्रदान किया और वहाँ पर एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया। मौर्यों के बाद, अशोक की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि बाद में पुष्य शुंगों का, कण्वों का जो कमज़ोर शासन रहा, उसके बाद आप देखते हैं कि जो मगध साम्राज्य की जो एक नाम था, एक जो ख्याति थी, विस्तृत साम्राज्यवाद की जो हम कल्पना करते हैं, अवधारणा में विश्वास करते हैं, वो हमें धूमिल होती नजर आती हैं। और हम देखते हैं कि उस स्थिति को भरने का प्रयास किया सातवाहनों ने, लेकिन सातवाहन शक्ति मगध से खिसक कर दक्षिण में चली गई और उन्होंने पुनः भारत को एक राजनीतिक एकता में लाने का प्रयास किया, जिनमें उनको खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद हम देखते हैं विदेशी जातियों में, आक्रमणकारियों में शक आते हैं, कुषाण आते हैं। तो शकों का एक स्थान क्षेत्र में उनका प्रभाव था, लेकिन जब हम बाद में देखते हैं कि कुषाणों ने पश्चिमोत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक एक लंबी श्रृंखला के रूप में एक राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो एक साम्राज्यवाद, स्थायित्व की बात करते हैं, राजनीतिक एकता की बात करते हैं, तो ना तो सातवाहन, ना शक, ना कुषाण ये भारत को राजनीतिक एकता में लाने में सफल नहीं हुए। फिर हम बात करते हैं कि जब आगे चलकर भारत में विदेशी आक्रमणकारियाँ हूण, शक, पहलव, पार्थियन, इंडो ग्रीक, यूनानी, यवन आक्रमणकारी आते रहते हैं। फिर बाद में कुषाणों के बाद में भी जैसे हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में कई लड़ाकू जो जनजातियां थी, उन्होंने अपने अपने स्वतंत्र गणराज्य स्थापित कर लिए। फिर हम देखते हैं कि मध्य भारत में, जिसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र है, यहाँ पर नागवंशी भारशिव नागों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किए, जिसमें मथुरा के नागवंश, पद्मावती के नागवंश, इसके अलावा योधियों ने अपना राज्य स्थापित किया। और बाद में जब हम देखते हैं कि वाकाटकों ने भी अपना शासक प्रवर सेन के नेतृत्व में एक महाराष्ट्र से लेकर मध्य भारत तक एक लंबे क्षेत्र में अपनी उपस्थिति, अपनी शक्ति का परिचय दिया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल कि हम ये कह सकते हैं कि जो
गुप्त साम्राज्य के उदय से पहले जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, वो हम ये मान सकते हैं कि वो 400-500 साल का जो समय है, वो एक तरह से एक हम निश्चित रूप से मान सकते हैं, तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो चक्रवर्ती राज्य, साम्राज्य, राजनीतिक एकता की बात करते हैं तो मगध का महत्व गौण हो जाता है, और वो मगध को वो स्थान मिलता है गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत। और गुप्तों के उदय के बाद हम इस राजनीतिक एकता को स्थापित करने का भारत को, उत्तर भारत को विशेषकर और दक्षिण भारत तक भी उनका राजनीतिक प्रभाव था, वो श्रेय जाता है गुप्त शासकों को। जैसा कि ये गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल को स्वर्ण काल भी माना जाता है। गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण भी सबसे पहले गुप्त काल में ही शुरू हुए। इसके अलावा बाल विवाहों की शुरुआत की भी गुप्त काल में ही मानी जाती है। इसके अलावा जो बड़ी संख्या में स्वर्ण धातुएं जो दिनार कहा जाता था, उनका प्रचलन गुप्त काल में किया गया, और संस्कृत इनकी राजकीय भाषा थी। खैर, इनकी आगे वीडियो में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं गुप्त शासकों की जाति की, यानी वो किस वर्ण से या किस जाति से संबंधित थे। हम अगर बात करते हैं तथ्यों की, स्रोतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, कि साक्ष्यों के आधार पर कि गुप्त किस वंश के थे, किस जाति के थे, इनके बारे में इतिहासकारों में एक मत नहीं है, और स्पष्ट रूप से कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती कि गुप्त किस जाति अथवा वर्ण से संबंधित थे। जैसे केपी जायसवाल जो विद्वान हैं, महोदय केपी जायसवाल, वो कहते हैं कि गुप्त थे जाट, वो जाटों से संबंधित थे और वो उनको जाट ही सिद्ध करते हैं। बाद में समय के साथ उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय वर्ण से संबंधित कर लिया। और जब हम बात करते हैं कि प्रभावती गुप्ता जो घटोत्कच इसकी चंद्रगुप्त की पुत्री थी, उसके जो पूना और रिद्धपुर दानपत्र लेख में हम देखते हैं तो वो अपने आप को धारण गोत्र की बताती है। और क्योंकि वो प्रभावती गुप्ता स्वयं अपने पितृपक्ष के गोत्र का उल्लेख करती है, धारण गोत्र का, तो इतिहासकार कहते हैं कि धारण गोत्र ब्राह्मणों का गोत्र था। लेकिन इसके आधार पर निष्पष्ट रूप से यह नहीं माना जा सकता कि गुप्त शासक ब्राह्मण जाति से या वर्ण से संबंधित थे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि गुप्तों को कोई जाट कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई वैश्य कहता है, तो हम जब देखते हैं कि विष्णु पुराण में एक वाक्य आता है, एक श्लोक आता है जिसमें ये लिखा हुआ मिलता है विष्णु पुराण में कि ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा लगाएंगे, क्षत्रिय अपने नाम के अंत में वर्मा लगाएंगे, वैश्य अपने नाम के अंत में गुप्त लगाएंगे, और शूद्र अपने नाम के अंत में दास लगाएंगे। तो आप देखते हैं कि गुप्त शासकों के अंत में गुप्त लिखा हुआ मिलता है, इसलिए कुछ विद्वान इतिहासकार गुप्तों को वैसे भी मानते हैं और कहते हैं कि बाद में उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय वर्ण से संबंधित कर लिया। इसके अलावा कदम वंश जो ब्राह्मण वंश था, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होने से उन्हें ब्राह्मण भी माना गया है। किंतु आप जैसा कि जानते हैं उस काल में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे, तो उनके आधार पर, केवल विवाहों के आधार पर भी हम उनको ब्राह्मण स्थापित या संबंधित करना भी केवल एक पक्षीय ही माना जाएगा। खैर, समय के साथ उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय वर्ण से संबंधित कर लिया। गुप्त के उदय की बात करते हैं तो गुप्त शासकों के आदि स्थान के विषय में विद्वान में मतभेद है। अल्टेकर और एलन तथा वासुदेव उपाध्याय ने गुप्तों का आदि स्थान मगध को बताया है कि गुप्तों का जो उदय हुआ वो मगध ही उनका आदि प्रदेश और क्षेत्र था। समुद्रगुप्त
गुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें उसके प्राप्ति स्थान के आधार पर अनेक विद्वान गुप्तों का आदि स्थान प्रयाग और साकेत अर्थात अयोध्या मानते हैं। श्री केपी जायसवाल ने गुप्तों का उद्भव स्थल पंजाब में बताया है। डॉक्टर डीसी गांगुली ने काफी ठोस तर्कों के आधार पर गुप्तों का मूल स्थान बंगाल में बताया है। डॉक्टर श्री राम गोयल ने भी ठोस तर्कों के आधार पर गुप्तों का मूल स्थान उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग बताया है। डॉक्टर गोयल का मत डॉक्टर गांगुली के मत से काफी निकट है। आधुनिक शोध के आधार पर गुप्तों का आदि स्थान पूर्वी भारत है अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल माना जा सकता है। गुप्त अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का जो संस्थापक था आदिराज महाराज गुप्त था। अब हम जब बात करते हैं कि क्षेत्र की कि इनका जो मूल स्थान कहाँ था, जैसे इनके वर्ण, इनके जाति और वर्ण को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, वैसे ही इनके आदि स्थान, इनके उदय के स्थान को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग बताते हैं, कुछ बंगाल बताते हैं, तो कुछ मगध बताते हैं। लेकिन जहाँ तक गुप्तों का उदय की बात है तो प्रयाग, साकेत, कौशाम्बी, अयोध्या का जो क्षेत्र था वही गुप्तों का आदि स्थान था, अभ्युदय का स्थान माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं गुप्तों का प्रारंभिक इतिहास। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम बात करते हैं राजनीतिक इतिहास, शासकों की बात करते हैं, सम्राटों की बात करते हैं, तो गुप्त काल और या गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक की बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त या महाराज गुप्त नामक व्यक्ति था। अब उसका नाम श्रीगुप्त भी मिलता है और महाराज गुप्त भी मिलता है। ये इसका जो समय है वह 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी यानी तीसरी सदी के उत्तरार्ध में श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की 275 ईस्वी में, और 300 ईस्वी तक उसने शासन किया। श्रीगुप्त अथवा महाराज गुप्त ये गुप्त वंश का संस्थापक था, पहला शासक था। और जब हम बात करते हैं कि इसकी जो उपाधि है वो आदिराज और महाराज की ही मिलती है। जैसे महाराज गुप्त नाम मिलता है तो उस जमाने में महाराज या महाराजा की जो उपाधि थी वो सामंत यानी अधीनस्थ शासक की उपाधि मानी जाती थी। इस आधार पर अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि श्रीगुप्त या महाराज गुप्त जो गुप्त वंश का प्रथम शासक था वो स्वतंत्र शासक नहीं था और वो किसी के अधीन सामंत था। जब हम बात करते हैं कि इत्सिंग जो 671 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था, चीनी यात्री, वो लिखता है कि श्रीगुप्त ने अर्थात महाराज गुप्त ने गया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए मंदिर बनवाया था, विहार बनवाया था। वह वैसे ही वो कहता है कि उसने मगध में भी एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो महाराज गुप्त या श्रीगुप्त एक स्वतंत्र शासक नहीं माना जाता, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक श्रीगुप्त अथवा महाराज गुप्त ही था, जिसका समय था 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक। इस वंश का जो दूसरा संस्थापक था, दूसरा जो शासक था वो था घटोत्कच, जिसने 300 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक शासन किया, दूसरे शासक घटोत्कच ने। और जो प्रभावती गुप्ता का पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र जो लेख है उसमें घटोत्कच के लिए महाराजा की उपाधि का प्रयोग किया गया है और उसको प्रथम शासक बताया गया है गुप्त वंश का। तो इस आधार पर भी अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि घटोत्कच जो था वो भी एक स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि वो भी सामंत अधीनस्थ शासक की श्रेणी का ही शासक था। और घटोत्कच का जो दूसरा शासक था गुप्त काल का, उसका समय है वो है 300 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी। और इस वंश का जो तीसरा महत्वपूर्ण शासक था, स्वतंत्र जो शासक था, वो था
चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने गुप्तों को सामंत श्रेणी से, अधीनस्थ श्रेणी से, स्थिति से मुक्त करके स्वतंत्र शासक की श्रेणी में लाया, होता चंद्रगुप्त प्रथम, जिसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।